करते हैं। अच्छा, अब रेफरी में आपका है पेज नंबर 213 एंड इट्स 14th एडिशन। डायग्नोस्टिक ट्यूमर मार्कर्स फॉर ओवेरियन कार्सिनोमा इज CA125. Tumor marker are used to detect recurrence and response to the therapy. For tumor marker diagnosis uses, तो आप क्या करोगे, बायोप्सी करते हो, ठीक है। अच्छा जी, पहले आपके पास ट्यूमर मार्कर आया, डिटेक्ट हुआ, फिर आपने बायोप्सी किया, टिश्यू में देखा मेलिग्नेंट है नॉन मेलिग्नेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपने रीजनल लिम्फ नोड्स की भी करनी है तो देखने के कितना स्प्रेड है, वो सारी चीज़ें जो कि आपके पास स्टेजिंग में। मार्कर में आपके पास है ALP, अभी हमने किया बोन ऑफ द लिवर मेटास्टेसिस, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन और सेमिनोमा का है। फिर लिम्फोप्रोटीन दैट इज HCC, योक्सैक ट्यूमर, एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर, इट्स एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर, ठीक है। अच्छा, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर, अब नॉर्मली क्या है कि आपके पास अल्फा फीटोप्रोटीन मेड बाय फीटस है, ट्रांजिएंटली एलिवेटेड इन प्रेगनेंसी, हाई लेवल इन न्यूरोट्यूब डिफेक्ट एक्सेप्ट ऑफ ओकल्टा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा लेवल लोअर्स इन डाउन सिंड्रोम्स। इसके बाद आपके पास बीटा HCG, इसमें आपके पास AHCG हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, कोरियोकार्सिनोमा है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है, और इसमें आपके पास इसके लेवल ज़्यादा होंगे, थाउजेंड्स तक होगा। तो आप क्या करते हो कि जब आप ये रिमूव करते हो ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू, तो फिर आप उसको फॉलोअप्स पे बुलाते हो, और फिर जब लेवल्स कम होने लग जाते हैं फिर आप उसके बाद फिर एक दफ़ा बुलाते हो, जब कंप्लीट तो फिर आप उसके छोड़ देते हो। उसकी क्या गाइडलाइंस हैं HCG की, ये आपने, ये भी असाइनमेंट है, ये मुझे कल बताना है, और ये असाइनमेंट बाद मुझे भी भेज देना, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप लोग पूरी नहीं करते हो या कोई कमी पेशी रह जाती है, तो मैं आपको हर एस्पेक्ट इसका कवर कराऊँ। हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो गया, कोरियोकार्सिनोमा हो गया, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में सेमिनोमा और एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा, और मैंने बताया सेमिनोमा के साथ अक्सर LDH और यंग बॉय की हिस्ट्री, और लिम्फोमा के साथ LDH और ओल्ड एज की हिस्ट्री देता है। बीटा HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंसीरियो ट्रोफोब्लास्ट, और जाइटोट्रोफोब्लास्ट से बेसिकली सेल सिक्रीट होती हैं, ठीक है, और सिंसीटो से हार्मोन। CA153 इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, 19-9 इज पैंक्रियाटिक एंड एडिनोकार्सिनोमा, CA125 इज ओवेरियन कार्सिनोमा, CA इज कोलोरेक्टल पैंक्रियाटिक एंड माइनर एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा, PSA प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, कैल्सिटोनिन इज मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। अच्छा, ये ना एंडोक्राइनोलॉजी में भी आता है, इस दफ़ा एंडोक्राइनोलॉजी भी उसने बहुत पूछा था। मोस्ट कॉमन मेथड टू डिटेक्ट सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल इन ब्लड इज ट्यूमर मार्कर, तो जब सर्कुलेशन की बात करेगा ट्यूमर मार्कर। अच्छा, द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर्स इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR एक्टिविटी। तो ये अक्सर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो आपने अगर ट्यूमर मार्कर्स के डिटेक्शन में करना है तो दैट इज आइको तो ट्रांसक्रिप्टेज, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, तो इट इज आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR की एक्टिविटी। ओके, इसके बाद आपके पास कैल्सिटोनिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर थायराइड, और वो भी आपके पास कौन सा वाला, मेडुलरी थायराइड में, ठीक है। एंटीरियर रिसेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑफ थायराइड कार्सिनोमा हिस्टो HP सेल्स टेक अप कॉन्गो रेड स्टेन, जब कॉन्गो रेड स्टेन के साथ आपके पास थायराइड कार्सिनोमा की बात करेगा तो दैट इज आपके पास कैल्सिटोनिन इज मेडुलरी कार्सिनोमा। तो एक जगह पे मेडुलरी कार्सिनोमा का वो बनाओ, ठीक है, और उधर लिखो आप साथ में कि कॉन्गो रेड स्टेन है, और साथ में कैल्सिटोनिन इसका मार्कर है, दूसरी तरफ लिखो आप इसको जी। अच्छा, फॉलिकुलर दैट इज ब्लड से, और साथ में ये होगा आपके पास सेकंड गुड प्रोग्नोसिस। primary being भी the follicular that is sorry papillary that is आपके पास samoma bodies good prognosis and that is lymphatic spread के through। ओके, एंटी फेमिनिन डिस्फेजी है, और डायरिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, मेटास्टेसिस थ्रू सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, ट्यूमर मार्कर इन्वॉल्व इन, तो जब भी थायराइड के साथ आएगा तो कैल्सिटोनिन नहीं करना है। आप 3 तरह से कार्सिनोमास प्रेजेंट करते हैं, एक वो कहते हैं कि जी आपके पास पहले सॉलिड और फिर लिक्विड से है, और साथ में डिस्फेजिया और डायनोफेजिया दैट इज CA esophagus। फिर एक कहेगा कि पहले आपको लिक्विड से और फिर आपको उससे, अल्लाह भला करे, सॉलिड से, और सेंट्रल एक मैस है दैट इज बेसिकली आपका प्रेस कर रहा है सेंटर में और उसको डेविएट कर रहा है, दैट इज लेरेंजियल कार्सिनोमा, पुडिंग के साथ देते हैं। थर्ड इज वो कहते हैं कि लिक्विड से है मगर साथ में लैरिंक्स को वो रूल आउट करेगा कि इट इज नॉट compressing any structure or not associated with hoarseness of voice but it is initially to liquids। उसमें आपके पास जो न्यूरोमस्कुलर डिसप्रोपोर्शन है ना वो होगा कि जो नर्वस और इंटायरिक सिस्टम का जो एक कोऑर्डिनेशन है ना वो नहीं होगा, और वो बेसिकली वेव नहीं बनेगी, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट, और पेरिस्टाइल्सिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेरिस्टाइल्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म है। चलो,
तो और वो जो इंटेस्टाइनल कजाल सेल्स की हैं, स्लो ऑसिलेटरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अगर जीआई में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास जीआई ट्रैक इंटेस्टाइन्स का मोटिलिटी बाय वो कजाल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑसिलेटरी मूवमेंट्स, और दूसरा आपके पास ये पेरिस्टालसिस प्राइमरी सेकेंडरी। मिडिल एज फीमेल है आपके पास, ट्यूमर है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस डिस्फेजिया डायरिया। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में लिम्फ नोड्स swollen है, एमोलॉइड अराउंड ट्यूमर सेल, सीरम मार्कर टू कंफर्म द डायग्नोसिस विल बी कैल्सिटोनिन। तो इसमें अभी इसने एमोलॉइड को भी डाले हैं, एमोलॉइड को बाद में देखते हैं। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने इतना लंबा करके, जबकि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और जो डिस्फेजिया है ये इसको डिफाइन करता है। एक्चुअली आगे पड़ा है हमारे पास हार्ट का लेफ्ट एट्रियम, पीछे पड़ा है एसोफेगस, उससे पीछे पड़ा है ट्रैकिया, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज लेफ्ट एट्रियम का कोई भी कार्सिनोमा है, इट विल कॉम्प्रेस सबसे पहले, आप मतलब खुद तो हार्ट के अंदर है ना, तो सबसे पहले करेगा कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस आपके पास एसोफेगस, और एसोफेगस से फिर पीछे करेगा आपके इसको ट्रैकिया को। सो ये जो सा है अब आपके पास मिडिल एज फीमेल है, और इसको कहते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। ये जो मैंने भी बताया ना कि लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट को कंप्रेशन की वजह से डिस्फेजिया अलोंग विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, तो दिस इज ऑर्टनर सिंड्रोम। अच्छा जी, तो है मैडम ये ये। सीरियस में है ना ऑर्टनर सिंड्रोम तो? हाँ जी, 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 बिल्कुल। लेकिन हम बच्चे डॉक्टर मेहरीन जहाँ पे जो चीज़ रिकॉल कर सकते हैं वहाँ पे करेंगे, है सीरियस नहीं, क्योंकि ये चलिए। लेफ्ट एट्रियम की कंप्रेशन की वजह से, एंड लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द बेड ऑफ द हार्ट, ठीक है। हाय हाय, बेस मैडम बेसिकली। मैं पढ़ दूं थोड़ा सा? यार हाँ, पढ़ दो प्लीज, थैंक यू। कहाँ से? ये ये मिडिल जो एज टेबल फीमेल। है मिडिल एज वाला। ठीक है. A middle-aged female presented with a metastatic tumor in her cervical lymph node. She also had hoarseness of voice and mild dysphagia with on and off diarrhea. Histopathological examination of the lymph node showed amyloid around tumor cells. The serum tumor marker to confirm the diagnosis will be calcitonin. A 30-year-old woman presented with an enlarged thyroid with dysphagia and hoarseness of voice. Thyroidectomy revealed a tumor 3 centimeter in diameter. The tumor contained abundant pink hyaline material positive with Congo red stain. The tumor marker most useful for follow-up will be calcitonin. A middle-aged female presented with a metastatic tumor in her cervical lymph node. Histopathology showed amyloid around tumor cells. The serum tumor marker to confirm the diagnosis will be calcitonin. Cells activity enhanced by which marker? Interleukin 2. Interleukin 2 enhances the activity of T cells and NK cells. नेचुरल किलर NK सेल्स। एक natural सेकंड killer डॉक्टर, cells. एक सेकंड डॉक्टर, क्या नाम है आपका मेहरीन? डॉक्टर मेहरीन, ये जितने भी इंटरल्यूकिन्स है ना, इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, ये मुझे याद कराना ही, मैं भेजती भी हूँ, मगर आप ना अपना इंटरल्यूकिन 1 से लेके 12 तक आप सारा देखो कि ये किसके लिए कौन-कौन सा है। आरबीसी के लिए इंटरल्यूकिन 3 है, 3 लेटर। डब्ल्यूबीसीज़ में अक्सर वो बेसोफिल्स दे देते हैं तो उसके लिए 5 है, ठीक है। जो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है उसमें आपके पास इंटरफेरॉन गामा, फिर इंटरल्यूकिन 12, फिर इंटरल्यूकिन 2s हैं, ठीक है। खैर ये आपने इंटरल्यूकिन सारे करने हैं, बाकी ये भी ये 3 मेन थे। बाकी इंटरल्यूकिन ये बेसोफिल वगैरह के लिए इंटरल्यूकिन 6 आता है, इंटरल्यूकिन 6 आता है आपके पास कोरियो एमनियोनाइटिस इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। ये और इंटरल्यूकिन 8 था वो आपके पास पैथोलॉजी में हम करेंगे, इस टाइम मुझे भूला हुआ है। जहाँ या कीमोटेक्सिस के लिए वो एक टेबल बना हुआ है, या कीमोटेक्सिस के लिए, या दूसरा मुझे भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा। चलें आगे चलें। अच्छा. Anterior recession of 3 centimeter of thyroid carcinoma on पानी ला histopathological cells take up Congo red stain. पानी Tumor marker for prognosis पानी is पानी calcitonin. Tumor marker for पानी ovarian cancer is CA125. A young girl presented with fatigue and weight loss. On examination, she had ascites, right-sided pleural effusion, and an abdominopelvic mass. On ultrasound, confirmed a mass in the ovary. Which marker is likely to be raised? CA125. Carcinoma of ovary on staining hyperchromatic cells. Tumor marker is CA125. Female diagnosed as a case of ovarian cancer with ascites present. Tumor marker will be CA125. एक सेकंड Young. एक सेकंड
जब भी आपके पास ये फीमेल के साथ ओवेरियन कार्सिनोमा और एसाइटिस है, व्हाट इज द डायग्नोसिस? सी है तो है, मगर इसका एक स्पेसिफिक टर्म है, व्हाट मैडम इज दैट? ये क्रूकनबर्ग तो नहीं है? अच्छा, क्रूकनबर्ग एक ये, दूसरा? और ये जेन में आ रहा है। बाकी वो एक वो भी तो होता है जो वो अम्बलाइकस के इर्द गिर्द आ रहा होता है। सेंट मैरी जो लिम्फ नोड्स आती हैं इसमें ही होती हैं मेरे ख्याल में, सर्वाइकल लिम्फ सेंट नोड्स आती हैं। सेंट मैरी का तो वैसे मुझे नहीं पता, लिम्फ नोड्स से रिलेटेड। मीक सिंड्रोम, मीक सिंड्रोम सुने? नहीं अभी सुने। अच्छा, ओवेरियन कार्सिनोमा मतलब मैस होता है, अलॉन्ग विद आपके पास एसाइटिस, पेल्विस, प्लूरल, ये वो, और एक और होता है इसमें ना, ट्रायड होता है मीक सिंड्रोम में। एक सेकेंड, मीक सिंड्रोम ट्रायड। तो वही है ओवेरियन फिब्रोमा एसाइटिस प्लूरल फ्यूजन, राइट साइडेड। अच्छा ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें, ओके। मैं सोच रही थी शायद एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूजन को एक ही कह रहे हैं। अच्छा, अभी राइट साइडेड क्यों है प्लूरल एफ्यूजन? व्हाई ओनली राइट साइडेड? कॉमनली राइट साइडेड। ये भी तो होता है ना कि हमारी जो मोस्टली अगर हार्ट से रिलेटेड ना हो, जो मोस्टली हमारी फिजियोलॉजिकल होती हैं वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर से या सॉरी राइट साइड प्लूरा के ऊपर फ्यूजन या राइट साइडेड हार्ट फेलियर से प्रेजेंट कर रही होती हैं। इसका कोई एक है लॉजिक? इसके साथ तो आई डोंट नो, मगर हम जब वो उसका करते हैं ना वीनस ड्रेनेज का, तो राइट साइड वो वीना केवा और वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, रीनल, और जो आपके पास राइट साइड पे डायरेक्टली ड्रेन करेगा आईवीसी में, और लेफ्ट वाला आपके पास रीनल वेसल्स और वो। खैर आई डोंट नो व्हाई राइट साइड, इसको फिर भी कंफर्म कर लेना, मेरे तो जेहन में इतने सवाल आते मैं कहती हूँ। चले आगे। A 50-year lady presented with fatigue and weight loss. On examination, she had ascites, right-sided pleural effusion, and an abdominopelvic mass. Ultrasound confirmed a mass in the ovary, which marker is likely to be raised. CA125. Unmarried 18-year-old female has a mass protruding up to umbilicus. CT shows chest metastasis. Tumor marker CA125. Baki tumor marker of breast carcinoma CA15-3. Tumor marker for ovarian cancer is raised in which other organ? Breast. One of the following markers is diagnostic in most cases of ovarian cancer. CA125. Colon के अंदर major tumor marker for colon cancer is CEA. After hemicolectomy of the left colon for cancer, the marker to monitor recurrence is CEA. Colon cancer surgery done, no metastasis present. Colon cancer marker CEA. Antigen found in high concentration in plasma of normal fetus and in patient with progressive colon cancer. CEA. Diagnosis of emaciated woman with loss of appetite, diarrhea, ALK 113, AFP2, bilirubin 16, CEA 30. Race GGT. Colon cancer. Which tumor marker is raised 60% in pancreatic cancer, 80% in colon cancer, and in cholangitis? CEA. The best prognostic and follow up indicator in Duke's B stage carcinoma is serum level of carcinoembryonic antigen level. An antigen found in relatively high concentration in plasma of normal fetuses and a high proportion of patients with progressive carcinoma of colon is most likely carcinoembryonic antigen. In एक 60 सेकंड डॉक्टर years, साहब, ये जो सा ड्यूक्स क्राइटेरिया, ठीक है, ड्यूक्स भी क्राइटेरिया, ये भी आप देखना। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये जो हमने भी किया ना लिम्फेटिक ड्रेनेज का, तो बेसिकली हमारे पास ना ये थोरेसिक डक्ट होता है, सिस्टर्ना काइलाई से जाता है ये ऊपर, थोरेसिक डक्ट। ये फिर आपके पास जहाँ पे मीडिया स्टर्नम है, सुपीरियर इंफीरियर मिलते हैं, वहाँ से आपके पास पोस्टीरियर मीडिया स्टर्नम में होकर यहाँ से ये ड्रेन कर देगा ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, दैट इज आपके पास सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जगुलर वेन, इधर पीछे से आकर ये यहाँ पे ड्रेन करता है, ठीक है, इसके जंक्शन में। ये आपके पास पूरी बॉडी यहाँ से ड्रेन कर रही है, जबकि राइट साइड पे आपकी जो बॉडी है, द राइट लिम्फेटिक डक्ट दे ड्रेन्स ओनली द अपर क्वाड्रेंट, अपर राइट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये राइट साइड पे यहाँ पे ड्रेन करेगा, इधर का ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक में, राइट साइड में, ठीक है, डायफ्राम से ऊपर ऊपर। तो खैर इस वजह से बेसिकली आपके पास जो राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन है, while the thoracic duct drains the rest of the body into left side. However, right side tend to accumulate fluid more readily, especially in pathological condition involving the peritoneum. पेरिटोनियल अगर होगा, जैसे मीक सिंड्रोम में पेरिटोनियल है और फिर वो प्लूरल करेगा।
Diaphragmatic pores and pressure gradient. There are natural pores and lymphatic stromas in diaphragm, stomata, sorry, especially right hemidiaphragm that allow static fluid to pass from peritoneal to the pleural cavity. Negative intrathoracic pressure helps draw fluid more upward more easily to the right side. Okay, so this is the second and third mechanism. For liver barrier to right, the liver act as barrier, creating a pocket between diaphragm and liver, that is right subphrenic space where ascitic fluid can collect and translocate into the pleural cavity. और फिर पेरिटोनियल प्लूरल कम्युनिकेशन है दैट इज लार्जर है, इसीलिए तो ये आपके पास कनेक्शन में एग्जिस्ट ऑन राइट स्पेशली इन कंडीशन विद हायर इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर लाइक मीक सिंड्रोम विद एसाइटिस. ओके ओके मैडम. बाकी चले. मैडम ये ड्यूक्स पे आ गया. इसके हम्म. 4 स्टेजेस होते हैं, ड्यूक ए, बी, सी और डी. ए हम्म. के अंदर कन्फाइंड टू म्यूकोजा, सब म्यूकोजा. बी के अंदर ट्यूमर एक्सटेंड थ्रू मस्कुलरिस प्रोप्रिया, लेकिन लिम्फ नोड कोई इन्वॉल्व नहीं होती. सी के अंदर रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है, और डी के अंदर डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है. बस. ओके. अच्छा. बी सी आप बुक से पढ़ रहे हो? बुक से पढ़ रही हूँ, साथ में मैडम ठीक है. वही बुक खोला हुआ है. ओके ओके ठीक है ठीक है. नहीं मैं कह रही थी मैं मतलब फोकस उस लिहाज से करूँ ना पिक्चर. ओके चलें आगे डॉक्टर साहब. एन एंटीजन फाउंड इन रिलेटिवली, ये हो गया. ट्यूमर मार्कर फॉर पर्सन विद colon carcinoma and no liver metastasis. Cardio carcino embryonic in सी है. hepatocellular. CEM. In hepatocellular carcinoma, tumor marker is alpha fetoprotein. Embryonal tumor marker for hepatocellular carcinoma is alpha fetoprotein. Oncofetal tumor marker in hepatocellular carcinoma raised alpha fetoprotein. A 60-year-old cirrhotic male presented with multiple tumor nodules in his liver. Biopsy shows an adenocarcinoma. Which of the following tumor marker will confirm will be of primary origin? Alpha fetoproteins. Tumor marker for acute lymphoblastic leukemia ALL is CD10. Tumor marker for B cells is CD19 or CD20. Tumor marker for astrocytoma GFAP. How to differentiate hemopoietic stem cells in myelotic stage is CD34 positive. Most specific marker of neural tube defect acetylcholinesterase is more considerable than alpha fetoprotein. इसमें Assessment of स्पेसिफिक muscle. वर्ड है की पॉइंट. ठीक है. वैसे हमने सिर्फ अल्फा प्रोटीन पढ़ा होता है लेकिन एसिटाइलकोलिनेस्टरेजेस ठीक है जो आपके पास वो माइसेनिया से रिलेटेड दैट इज आपके पास स्पेसिफिक मार्कर. एक एसिटाइलकोलिनेस्टरेजेस होते हैं एक होते हैं स्यूडोकोलिनेस्टरेज. स्यूडोकोलिनेस्टरेज ये बेसिकली आपके पास कम होते हैं इनके लेवल इन लिवर डिजीज. ठीक है ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ था मेरे टाइम पे आया था अगस्त में. चले आगे. स्यूडोकोलिनेस्टरेजेस. अच्छा डॉक्टर मेहरीन ये जो पढ़ रही हो ये रिटेन हो रहा है? मैडम जब बार बार कर रहे हैं तो हो रहा है. लाइक आपने अब अच्छा जो, क्योंकि आप हर एक चीज़ के ना बायोकेम भी रिवाइज करवा रही हैं, और बाकी चीज़ें भी आप साथ साथ रिवाइज करवा रही हैं, तो थोड़ा बहुत अब जिस तरह पहले था कि बिल्कुल ब्लैंक था, तो रिटेन होना स्टार्ट हुआ है. चलो दैट्स गुड. टेम्पो बना है. असल में कह रही थी मुझे रीडिंग से ना अपने टाइम पे मैं रीड नहीं करती थी मैं सिर्फ सुनती थी मुझसे होता नहीं था. मुझे लगता था कि मैं रिटेन नहीं कर पा रही हूँ. तो अगर आपको रीड से हो रहा है तो फिर ठीक है आप रीड करो. चलो आगे. Assessment of muscle injury is done by which marker? CKMM. Cell activity enhanced by which एक marker? सेकेंड. एक होता है आपके पास सी के बी बी. एक होता है सी के बी एम बी. सी के एम एम इज मसल. सी के बी बी इज ब्रेन एंड सी के एम बी इज हार्ट. Heart. चले. Cells activity enhanced by which marker? Interleukin 2 enhance T cells and natural killer cell activity. Oat cell carcinoma tumor marker ACTH. In meningomyelocele, the marker most likely raised is alpha fetoprotein. एक सेकेंड All. डॉक्टर साहब. अभी जब हम स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कर रहे थे यहाँ आपको ओट सेल कार्सिनोमा आएगा. तो जब हमने एस एल ई किया था दैट वाज एस आई ए डी स्मोकिंग. एल से लैम्पर्टिटन और ई से एक्टोपिक एसीटीएच. ठीक है ये वो वाला एमसीक्यू है. चलें आगे.
All are markers for osteoblastic activity except hydroxyproline, while markers are alkaline phosphatase or osteocalcin or bone scan. Prostate marker release sample taken from which structure? Urogenital sinus. Assessment अभी of मैंने ये muscle. बताया था आपको कि जब प्रोस्टेट के साथ आएगा पीएसए तो यूरोजेनिटल साइनस करना है आपने। Assessment of muscle injury is one by which marker? CKMM. Pregnant 6 week HCG positive, right leg fossa pain, ectopic pregnancy. एक Note सेकेंड, that. अगर आपको इसने तो ये एमसीक्यू दिया ना, अगर आपको एक सिनेरियो दे उसमें कि जी एक पेशेंट आई है, फीमेल है, न्यूली मैरिड है एंड शी इज़ एट थर्ड वीक ऑफ मतलब अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल और शी इज़ हैविंग वॉमिटिंग एंड फीवर व्हेन दे विल लाइक गिव यू आपको सिस्टमिक फीचर्स अलोंग विद वॉमिटिंग नोजिया, तो आपने उसमें पेंडिसाइटिस को सोचना है फर्स्ट, आपका डायग्नोस्टिक वो होना चाहिए, ठीक है, अनटिल अनलेस उसने प्रेगनेंसी या यूपीटी पॉजिटिव या बीटा एचसीजी पॉजिटिव बोला हो तब तक, ठीक है, चलिए आगे। Note that mean serum beta HCG levels are lower in ectopic pregnancies than in healthy pregnancies. अच्छा मैडम ectopic में कम होती है और मोलर में ज़्यादा होती है। जी जी, मैंने पहले पॉइंट बताया, दूसरी चीज़ आ जाती है, आप सीरियल एचसीजीज लेवल कराते हो मोलर में, और एक्टोपिक इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कॉमन ब्लीड कॉज है वो, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपके पास प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, TBM. चलिए आगे। Pregnant female present at 20-week gestation with bleeding and passage of vesicles. Beta ACG is raised. हम्म, Testicular tumor scenario. What was the marker? Alpha fetoprotein. Note this ये seminoma. ये टेस्टिकुलर का कौन सा ट्यूमर है? इज इट सेमिनोमा, इट इज यॉर्कसाइट ट्यूमर, लिम्फोमा? हमने मैडम सेमिनोमा है कंफर्म नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें यॉर्कसाइट इज कंफर्म पहला, फिर आप सेमिनोमा की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, बट सेमिनोमा में ज़्यादातर एलडीएच के साथ आएगा, ठीक है, लेकिन एएफपी भी रेज हो सकता है, बट यॉर्कसाइट तो डेफिनेटली है इसका, ठीक है, चलें आगे। Seminoma increase placental ALP, increase ACG, fried egg appearance. Embryonic carcinoma increase ACG, yolk sac tumor increase alpha fetoprotein, Schiller dual bodies. Teratoma malignant in adults, benign in children. Choriocarcinoma increase HCG. Leydig cell tumor रिंकी क्रिस्टल पॉजिटिव इसके अंदर एंड्रोजन ज़्यादा होता है एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होता है। अच्छा, ये आपके ना एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है ना है तो सारी, मगर ये फ्राइडे के पेरेंट्स लिख देखो, ये टेस्टिस है ना, ठीक है, दीज टेस्टिस आर लाइक एग, फ्राइड एग, ठीक है, तो सेमिनोमा, ठीक है, इसके बाद शिलर ड्यूअल बॉडीज ये अक्सर पूछता है बॉडीज का, दैट इज योक्सेक। लीडिंग सेल में आपको रैंकीज क्रिस्टल अक्सर पूछेगा, फीमेल का हिस्ट्री देगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा देगा, लीडिंग सेल देगा, बोलेगा कौन सा क्रिस्टल है, रैंकीज। अच्छा डॉक्टर साहब एक पेज पेन पकड़ ले और ये लिख ले। ये तो नहीं आज कंप्लीट होता, आज थर्ड डे। पढ़ने कुछ नहीं, चलने फिरने से पता लगना कि कैसे क्या उसका वो है। हाँ जी, ले लिए डॉक्टर मेरी। स्क्रीनशॉट ले ली मैडम जी। अच्छा स्क्रीनशॉट ही ले लिया, ओके। काउंसलमेंट बॉडी में आपके पास है यॉर्क जो आपके पास है येलो फीवर, फिर इज ग्रेटर देन एपोप्टोसिस देन हेपेटाइटिस बी। जब भी सिनेरियोज में काउंसलमेंट बॉडीज का बोलेगा तो आपने ये करना है, और वो उसमें भी हेपेटाइटिस बी अल्कोहलिक के साथ। अच्छा यॉर्क हाँ, येलो फीवर एपोप्टोसिस एंड देन हेप बी अल्कोहलिक। मैडम कहाँ एशकॉफ से पढ़ बॉडी, रही है क्या पढ़ रही है? ये डॉक्टर साहब ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखे हुए हैं ये वाले। अच्छा अच्छा ठीक है एशको बॉडीज ठीक है। हाँ जी, एशकॉफ बॉडीज जो आपके पास टिक हार्ट डिजीज है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एस्टीरॉइड्स, ये आपके पास किस में होंगे? एस्टीरॉइड्स होंगे सार्कोइडोसिस में। निकलीज बॉडीज दीज आर इन रेबीज, ठीक है। सेमोमा बॉडीज पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, मेनिंजियोमा, और भी काफ़ी सारों में होती हैं, ठीक है।
और इसके बाद मेलवरीज बॉडीज, ये आपके पास लिवर और अल्कोहलिक में होगा। हावल जॉवल आपके पास सिकल सेल और स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट्स में होंगी। हाइंस G6PD में होगी। और बार बॉडीज आपके पास होगी एब्सेंट इन टर्नर सिंड्रोम और प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल इज ग्रेटर देन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और वो भी वन। ठीक है, नॉर्मल फीमेल में देन आपके पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इनमें वन वॉर बॉडी होती है, दैट इज ये वाली। ठीक है, चले बॉडीज हो गई, आप डॉक्टर साहब आगे रीड कर दें। In large testes with increased serum alpha fetoprotein suggests embryonal carcinoma. A male presented with testicular mass with elevated alpha fetoprotein embryonic carcinoma. A 20-year-old man has a testicular mass which on archetectomy shows a malignant tumor with yolk cell differentiation marker most useful for monitoring recurrence is alpha fetoprotein. A 20-year-old man has a testicular tumor which on archetectomy shows a malignant tumor with yolk cell differentiation. Which of the following marker would probably be most useful in monitoring of the patient for recurrent or metastatic disease? Alpha fetoprotein. A clinical study is performed using subjects diagnosed with testicular neoplasia. The laboratory findings of these subjects are reviewed. A subset of these subjects is found to have an elevated serum alpha fetoprotein. Which of the following types of testicular neoplasia is the subset of men most likely to have had a seminoma? जी जी, तो क्या है ये? A group of males were taken for a study of neoplasia. The group was positive for alpha fetoprotein, which neoplasia is likely to be positive for this male. CEA, embryonal carcinoma. नहीं ये सी ए नहीं एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा in large testes with increased serum alpha fetoprotein suggests embryonal carcinoma. A young male has a solid firm non-hemorrhagic mass in the right testis. His serum alpha fetoprotein and ACG are normal. Most likely tumor is seminoma. A tumor that secretes excessive estrogen is most likely a granulosa cell tumor. Seminoma in एक the सेकंड young डॉक्टर male. साहब, ये जो अभी आपने बात की है इसकी ग्रेनुलोमा, ठीक है, ग्रेनुलोमा अक्सर वो एस्ट्रोजन के साथ दो देगा, एक क्योंकि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, एडल्ट्री और साथ में जो यंग है। ठीक है, तो अक्सर वो 6-7 इयर्स ओल्ड की बच्ची देगी और केगा के राइट एंड नेक्सल मैस है। अक्सर वो ग्रैनी लाइक ग्रेन्युलोमा से ग्रैनी। ठीक है, और ग्रैनी मतलब उसकी पोती है, दैट इज 6 इयर्स, और खुद है वो मीनोपॉजल है। ठीक है, तो पोस्ट मीनोपॉजल और रेडनेक्सल मैस देगा। ठीक है, उसके साथ फिर वो आपको एस्ट्रोजेंस देगा और बाजवा नहीं भी देगा। तो दीज टूज आर द डायग्नोसिस ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर। चले आगे। Okay. Seminoma in young male has a 5-year cure rate of over 90%. A young male has a solid, firm, non-hemorrhagic mass in right testis. His serum alpha fetoprotein and ACG levels are normal. It was resected and the patient is treated with radiotherapy. The most likely tumor is seminoma. In all men presented with complaints of testicular swelling, labs shows increased LDH. Diagnosis is testicular lymphoma. अब ओल्ड मैन है ना, तो लिम्फोमा, और इधर ही यंग दिया होता, फिर आपका डायग्नोसिस क्या होता है डॉक्टर साहब? Seminoma. अच्छा, ये भी हमने सेमिनोमा ऊपर किया ना कि 5 ईयर सर्वाइवल क्योर रेट जो उनसे 90%। कुछ इंपॉर्टेंट कार्सिनोमास लाइक ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, आपने क्या करना है ये अपने लिए, क्योंकि इस दफ़ा पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा का दिया हुआ था उसने। ठीक है, इधर जी. से सेमिनोमा का दिया हुआ है। जिस मई अटेम्प्ट में उसने दिया था कि जी एक बंदा है पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा के साथ आया, उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, या उसका ये आंसर था या ये था कि उसका आगे प्रोग्नोसिस कितनी होगी इतने ईयर्स में। तो ये वाली चीज़ें आपने, ये भी एक असाइनमेंट लिख लो। असाइनमेंट के क्वेश्चन मुझे भूल गए, मगर ये 3 से 4 असाइनमेंट्स हो गई हैं आपके पास। मैडम ठीक एक है, आपने असाइनमेंट। इंटरल्यूकिन का बताया था कि पैंक्रियाटिक प्रोस्टेट के आपने बता दिए कि इनको किस तरह वो प्रोग्नोसिस ठीक है, और वो आपने बताया प्रोग्नोसिस ईयर, और एक कि और सबसे पहले दिया था एचसीजी गाइडलाइंस मोलर प्रेगनेंसी के अंदर. एचसीजी गाइडलाइन। चलो ओके, ये सब ना कर लेना और भेज देना। चलें आगे। ठीक है मैडम. अच्छा, a non-HIV patient who presents with abdominal obstruction and pain investigation revealed intestinal mass which was resected. Most likely cause was lymphoma. A 55-year-old male presents with painless testicular swelling. Lab shows increased LDH, which, if the following, which is the most likely diagnosis? Lymphoma. A 60-year man with testicular swelling. Biopsy shows mature specialized cell. Diagnosis is teratoma. Testicular जब भी mass. मैच्योर आएगा और मिक्स्ड आएगा तो दैट इज आपके पास टेराटोमा। ठीक है, जर्म लेयर्स के साथ। जी। An epidemic.
An epidemiological study is performed to determine potential risk factors for development of penile squamous intraepithelial neoplasia. It is observed that patients who develop the disease are elderly men. The medical histories of these men are reviewed. Which of the following diseases is most likely to form to precede development of penile neoplasia in these men? Phimosis. And what is phimosis? Phimosis. Phimosis. What is phimosis? मैडम सुना सुना लग रहा है. हम्म, देखिए किसके अंदर होता है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, किससे रिलेटेड, ऑर्गन कौन सा है? ये हम ये ये क्या जो फोर्थ बच्चे होते किडनी. हैं, जी, 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 जी। ये जो हम बेबीज़ के अंदर सर्कमसिजन और ये सारी प्रोसेस होता है, तो दैट इज़ आपके पास फोर स्किन जो आप कह रहे हो प्रोड्यूस, ठीक है, पीनस का, आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, ओवर ग्लैंड्स हेड, दिस इज़ द बेसिकली डेफिनिशन ऑफ फिमोसिस, ठीक है, एंड इट लीड्स टू आपके पास कार्सिनोमास वगैरह, ठीक है। और एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल, अभी मैंने निकाल लिया, दैट इज़ नॉर्मली इन इन्फेंट यंग बॉयज़ फिजियोलॉजिकल, foreskin is naturally adhere to the glands at birth, resolves spontaneous by age 3 to 7. पैथोलॉजिकल में क्या, स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफन इफेक्ट्स ओल्डर चिल्ड्रन से, ठीक है। इसमें आपके पास पुअर हाइजीन और रिपीटेड इन्फेक्शंस के साथ आएगा। और ये फिर बाकी जो उसने एमसीक्यू दिया हुआ है कि आपके पास डिजीज है एल्डरली स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया, तो दिस लीड्स टू स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया। इससे रिलेटेड चलो ये तो हो गया, बाज़ दफ़ा कार्सिनोमा और फिनाइल के साथ आपको देखा वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी। चलें आगे इन्फेक्शंस में। ठीक हो. हुँ। Frequently associated with paraneoplastic syndrome is small cell lung carcinoma. Also remember that Cushing syndrome increase ACTH, small cell carcinoma of the lung, SIADH increase ADH, small carcinoma of the lung, hypercalcemia increase parathyroid hormone related proteins, squamous cell carcinoma of lung, head and neck. Polycythemia increase erythropoietin, renal cell carcinoma of pheochromocytoma. Ectopic parathyroid hormone produced by squamous cell carcinoma of larynx. A man was found to have a history of smoking multiple packs per day, has developed small cell carcinoma or cell which will be secreted by it. ACTH in तो small cell एसएलई का, carcinoma. एसएलई का स्मोकिंग, ठीक है, इधर आ गया, चलें आगे। In small cell oat cell lung carcinoma, which tumor marker is present? ACTH. Which of the following is associated with paraneoplastic syndrome? Small cell carcinoma lung. Paraneoplastic syndrome associated with renal cell carcinoma. Polycythemia. A 50-year-old man having aching pain in right flank and hematuria. Blood urea nitrogen. Serum electrolytes and RFTs were normal. HB18 and serum calcium 11. On imaging, there is a mass in right flank. Diagnosis is renal cell carcinoma. तो अभी हमने रीनल सेल कार्सिनोमा के डिफरेंट टाइप्स में से की थी, एक आपके पास क्लियर सिग्नेट सेल थी वाली, हमारे क्लियर पास. एक पेपलरी, पेपलरी थी और एक और थी. एक सी से था, दो सी से थी, एक लास्ट में भी था। वो तो आपने जो बताया. क्लियर सिग्नेट वाली थी दैट इज विद विमेंटिन CD10। मेरे पास इधर निकला हुआ होगा, मैं निकालती हूँ। क्रोमोफोब. क्रोमोफोब, ओके, हाँ वो जो क्रोमाफिन सेल्स हैं, ठीक है, तो क्रोमोफोब्स, क्रोमोफोब, ये 50 to 60% था, ये 15 to 30 था, और ये 5%, ठीक है। 5% था तो विद प्रोग्नोसिस. विद गुड प्रोग्नोसिस. ये 5 वाला। हाँ जी, आपने बताया था. और पुअर किसकी थी, क्लियर की थी, पेपलरी की थी? ये नहीं आपने बताया था. मैंने मोस्ट क्या नहीं कॉमन बताया? क्लियर है. मोस्ट कॉमन क्लियर अच्छा, आपने बताया था. फिर कॉमन, कॉमन था एक चीज, चलो कॉमन, सो ये हो गया आपके पास विमेंटिन CD10। चलें आगे डॉक्टर साहब। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा SIADH। हाँ अब आ जी. जाए person 227 पे। chewing person chewing pan and betel, which complication may occur? Submucosal fibrosis. तो अक्सर Permanent. कराची के लोग होंगे, उसमें वो पूछेगा कि क्या होगा, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, या फिर आपके पास CA ओरल कैविटी, ठीक है, चलिए आगे। ये oral cavity. एक मिनट में. हम्म। Premalignant lesion, most common leukoplakia. हम्म। Premalignant lesion, most lethal erythroplakia. Betel nut chewing, submucosal fibrosis. Premalignant condition, submucosal fibrosis. Squamous papilloma. Actinic keratosis. Barrett esophagus.
Pre-malignant lesion causes chronic ulcers. अच्छा डॉक्टर Pre-malignant साहब, अब यहाँ पे ना ये चीजें आप पढ़ तो रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो जैसे हलवा है, बट ये भूल जाएंगी, ठीक है। भूल जाती है, एक हाँ सही है। हाँ, एक होती है प्री मेलिग्नेंट लेजन, एक होती है कंडीशन। पहले इसको कंप्लीट करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है उसको। जी। Pre-malignant lesion of the oral cavity. Which of the following is a pre-malignant lesion in the mouth? Lichen planus. It is also asked as pre-malignant condition among the following. Lichen planus. Which of the following is a pre-malignant lesion in mouth? Lichen planus. Which of the following is a pre-malignant lesion of oral cavity? Lichen planus. The risk of lichen planus changing into malignancy is 10 to 15%. Premalignant lesion associated with years of eating pans, submucosal fibrosis. It also comes as oral mucosal fibrosis is defined as premalignant lesion. Patient uses smokeless tobacco and develops submucosal fibrosis. It is premalignant. Most common cause of premalignant change in the mouth in adult is chronic ulcer. Premalignant lesion of the uvula is Paget. It is also asked that a young female presents with complaints of an elevated lesion on the uvula. Biopsy suggested a premalignant lesion. What is the most likely diagnosis? Paget disease. It also comes with different options. One of the following uvular lesions is premalignant squamous papilloma. Which of the conditions is premalignant Barrett esophagus? It is also asked as the most common premalignant condition of esophagus cancer is Barrett esophagus. One of the following lesion is a premalignant lesion, dysplasia. The most common premalignant lesion in the skin is junctional nevus. Which of the जंक्शनल following? लीवर, इन जी, लीवर्स के भी ना डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है। कभी वो एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करेगा, कभी डर्मिस को करेगा, कभी उन दोनों के जंक्शन को करेगा। तो नीविस की टाइप्स भी देखनी है। अच्छा जी, चलें। which of the following is a pre-malignant condition dysplastic nevus? The most common cause of pre-malignant change in mouth in adults chronic ulcer. The most common pre-malignant condition of the oral cavity is leukoplakia. The most lethal pre-malignant condition of the oral cavity is erythroplakia. और आगे other हाँ, एक pre-malignant condition, a 45-year-old woman presents with vaginal bleeding after an abortion and is advised to have a hysterectomy due to pre-malignant condition. The likely diagnosis is atypical endometrial hyperplasia. It is एक also सेकंड, asked as एक सेकंड, एक सेकंड, अगर यही हो एमसीक्यू, लेकिन उसमें आपको ये ना कि उसको प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, बल्कि वो आपको ट्रीटमेंट रिजीम पूछेगा, तो आपने क्या करना है? आपने रिटेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा या जो भी है कॉन्सेप्शन, वो रिमूव करना है। आपने उसको एफएफपीज देना है, ट्रांसैमिक एसिड देना है और एंटीबायोटिक कवर देना है, ठीक है। अच्छा, आप बाकी पढ़ो, ये वाला पेपर, it ये is पेज also पढ़ के तो थोड़ा स्टॉप करना है। it is also asked as 45-year-old lady comes with vaginal bleeding after an abortion for which dilatation and curettage was done. Her gynecologist advised hysterectomy due to a pre-malignant condition and history. The most likely diagnosis is atypical endometrial hyperplasia. Diagnostic criteria for a pre-malignant condition is increased nucleus over cytoplasm ratio. Pre-malignant lesion of the uvula is Paget. It also comes out as a young female with complaint of an elevated lesion or uvula. Biopsy suggested a pre-malignant lesion. What is the most likely diagnosis? Pagets. It also comes with different option. One of the following uvular lesion pre-malignant squamous papilloma. Which of the following cancers never metastasis? Basal cell carcinoma. ओके, ये मैं अभी भेज रही हूँ, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेकंड आने दो। सो दिस इज द वायरस एक्टोन oncogenes, ठीक है। रेडिएशन एक्टोन प्रोटोन्कोजीन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज बॉवेन्स डिजीज दैट इज ग्रेटर देन एक्टिनोकेराटोसिस। लोकल एग्रेसिव अगर कहोगे तो लोकल लाइक लोकली जो मेलिग्नेंट है, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। मोस्ट एग्रेसिव इन HIV एड्स इज मेलानोमा। लाइकल प्लेनस के इंसिडेंस रेट इज आपके पास 1 to 10%। एंड मेलिग्नेंसी चांसेस देखो, एक इंसिडेंस है, एक चांस है मेलिग्नेंसी का, IM, ठीक है। IM 1 to 10% एंड 10 to 15%, ठीक है। कॉमन प्रीमैलिग्नेंट लेजन इज ल्यूकोप्लेकिया। मोस्ट lethal प्रीमैलिग्नेंट लेजन इज एरिथ्रोप्लेकिया। मोस्ट कॉमन प्रीमैलिग्नेंट लेजन इज कंडीशन। अब लेजन और कंडीशन में फर्क है, तो दैट इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। मोस्ट lethal प्रीमैलिग्नेंट कंडीशन इज लाइकन प्लेनस। स्मॉल सेल कार्सिनोमा और तलंग या जो और सेल के साथ है, दैट इज SLE, स्मोकिंग, SIADH, लैम्बर्ट एक्टोपिक एसिटिएच। फिर आपके पास इसमें भी एक सीक्वेंस है, दैट इज एक्टोपिक एसिटिएच, SLE का E, फिर S, और फिर आपके पास असल ESL, ठीक है, असल।
तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग कॉजेज। अब देखो इसमें उसने SIADH दिया हुआ है, एक्टोपिक ACTH नहीं दिया, लैम्बर्ट ईटन भी नहीं दिया, कुशिंग डिजीज दिया हुआ है, एच ACTH नहीं बोला। कुशिंग डिजीज इज प्राइमरी ड्यू टू ACTH एंड इट इज एक्टोपिक ACTH। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको MCQs के साथ करा दिए यहाँ पे। अल्लाह हाँ, सलामत रखे हर वालदैन को। आमीन आमीन। अच्छा ये देखो अभी ये है जो मैं आपको कह रही हूँ, कंडीशन और लेयन। तो आप क्या करो, कंडीशन और लेयन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिधर किधर है ये आपके पास, ल्यूकोप्लेकिया ये वाली ना, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन जो कि लीथल है और कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या करो, कॉमन इज मोर कॉमन एंड देन इट कॉजेज लीथल इफेक्ट। ठीक है, कॉमन एंड लीथल। तो सबसे पहले आपके पास है कंडीशन, कंडीशन में कॉमन आएगी दैट इज ल्यूकोप्लेकिया, और लीथल आएगी तो ब्लडी। ठीक है। अच्छा दूसरा आपके पास आ जाता है लाइकन प्लानस, और आ जाता है आपके पास सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। तो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस एंड लाइकन प्लानस। ठीक है, और सब म्यूकोजल कॉमन कंडीशन। और दूसरा क्या आता है आपके पास, कंडीशन और लेयन, लेयन, हाँ दूसरा लेयन है। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट कॉमन लेयन इज आपके पास सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस एंड लीथल लेयन इज आपके पास लाइकन प्लानस। कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने? लगता नहीं है कि गलत किया। हाँ, प्री मेलिग्नेंट लेयन इज सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, और जो लीथल है दैट इज आपके पास, इसमें मुझे लगता है लीथल आपके पास सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है, और वो आपके पास ये तो कहीं लिखा नहीं है। मुझे इसको भी कंफर्म करने दो, क्योंकि 2 3 LLL, चलो यही ठीक है। चले आगे डॉक्टर साहब पढ़े ये वाला पेज। ठीक है, तो ये इजी हो गया ना, कॉमन और लीथल लिख लो, CL कॉमन लीथल कंडीशन लेयन। ठीक है, और फिर आप LESL कर लो, लेस सेल। ठीक है, जितना भी आ जाए। चलिए डॉक्टर साहब आगे पढ़ें ये वाला पेपर। अच्छा, आपने जो कंफर्म, मैडम एक दफ़ा कर लूँ, कॉमन के अंदर ल्यूकोप्लेकिया आपने बताया है कंडीशन, और लीजन बताई है आपने सब म्यूकोजा फिब्रोसिस, और लीथल के अंदर आपने एरिथ्रोप्लेकिया कंडीशन बताई है और लाइकस प्लेनिस लीजन बताई है। जी थैंक यू मैडम। जी, चले आगे। ग्रेटर मतलब चांसेस आपने ऑफ, आपने मतलब ऐसे याद कर लिए ना, कॉमन जी कंडीशन और लेयन, और लीथल कंडीशन एंड लेयन। ओके मैडम। जी ग्रेटर चलो। चांसेस ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अकर इन बोन डिजीज, ये उसमें होती थी किडनीज में। बोवेन्स डिजीज, बोवेन्स डिजीज, चलो जी। बोवेन्स डिजीज इज बेसिकली आपके पास स्क्वेमस स्क्वेमस कार्सिनोमा सेल ऑफ कार्सिनोमा। इन सिटू ऑफ एपिडर्मिस, प्री कैंसरस लेयन है, एपिडर्मल स्किन लेयन का। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी। यूवी रेडिएशंस, HPV इन्फेक्शन, आर्सेनिक एक्सपोजर, इम्यूनोसप्रेशन in HIV and chronic skin injury, burns, scars, ulcers are the main cause। HPV की स्टेन 16 और 18। ठीक है, ये सारा इसका है आपके पास। चलें आगे। अच्छा इसमें आप एक्सीजन करते हो, क्रायोथेरेपी करते हो, टॉपिकल 5 फ्लोरोयूरेसिल देते हो। ठीक है, इमिक्यूमॉड क्रीम और फोटोडायनामिक थेरेपी और लेजर थेरेपी करते हो। ठीक है, चलें अब आगे बढ़े। Premalignant lesion which leads to squamous cell carcinoma is Bowen's disease. Premalignant lesion which leads to squamous cell carcinoma and needs excision is actinic keratosis. Premalignant lesion at face around cheek. What is your diagnosis? Actinic keratosis. Scenario of a skin lesion described as irregular brown color lesion with hyperkeratosis, parakeratosis, and an atypical cells on forehead of a farmer. The likely diagnosis is actinic keratosis. The most common factor which predisposes to squamous cell carcinoma of the skin is Bowen's disease. It also comes with most common precursor to squamous cell carcinoma,
Bowen's disease. Which of the following is an important pre-malignant lesion leading to squamous cell carcinoma? Bowen's disease. A malignancy causing a skin lesion is Bowen's disease. One of the following lesion is most likely to develop into malignancy. Bowen's disease. Characteristic feature of malignancy is invasion. Characteristic feature of malignancy is metastasis, invasion, pleomorphism. तो ये मैंने Most आपको एक सीक्वेंस दिया था MIPNC, मेटास्टेसिस वीएन प्लेयोमॉर्फिज्म और फिर एंसो रेशियो, ठीक है। प्लेयोमॉर्फिज्म के साथ जो आएगा वो आपके पास लेगन आएगा, जो हमने अभी लेगन और कंडीशंस की हैं, ठीक है। तो अपना लेगन के लिए अगर डायग्नोसिस करना है तो प्लेयोमॉर्फिज्म को देखोगे और कंडीशन करोगे तो एनसी का सी, दैट इज कंडीशन, ठीक है। चलिए, Most important diagnostic feature of malignancy metastasis. Difference between hyperplasia and benign tumor is capsule. Difference between क्योंकि malignant and आपके पास जो ट्यूमर है बेनाइन ट्यूमर, दैट डजंट इन्वेड द कैप्सूल, ठीक है। जबकि डिस्टेंट मेटास्टेसिस करना है, इन्वेड करेगा तो फिर वो इन्वेड करके स्प्रेड करेगा, उसमें कैप्सूल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे कि ये मेलिग्नेंट होगा टिश्यू। चलें, the most important diagnostic feature of malignancy is metastasis. It also comes with different options. So remember the sequence: metastasis, invasion, pleomorphism और आपने जो बताया न्यूक्लियस ओवर साइटोप्लाज्म रेशियो, जो हम कंडीशन को स्टडी करने के लिए करते जी जी। हैं। और स्टडी प्लियोमॉर्फिज्म एनालाइजिंग आपके पास लिगेंड को स्टडी लीजन करने को के लिए करते होता है। हैं। जी जी, जी, a चलें study आगे। analyzing characteristics of malignant neoplasm in biopsy specimens concludes that most diagnostic microscopic criteria for malignancy is invasion of adjacent tissue. Hallmark of malignancy is invasion. The most characteristic feature of a malignant tumor is metastasis. What is the डॉक्टर most साहबा अभी important? इधर जोन सा लिखा हुआ है ना इसने इन्वेयन, ये जब आपके पास सीक्वेंस में MIPNC, अगर आपके पास मेटास्टेसिस नहीं है फिर इन्वेयन करना है, क्योंकि ये रफ़ी वन लाइनर्स है, तो आपने सीक्वेंस को ही फॉलो करना है, ठीक है। इसका जी मतलब मैडम। ये नहीं है कि उधर सब कुछ लिखा है आपने इन्वेयन कर दिया। ये उन लोगों के लिए जो लेक्चर सुनते हैं, डजेंट मैटर पेड है अनपेड है उनके लिए, ठीक है, लेकिन ये वो सुनकर तो इस सीक्वेंस को फॉलो करें। चलें आगे। Okay, madam. What is microscopic feature of malignancy? Invasion of adjacent tissue. The most important feature distinguishing benign from malignant tumor is metastasis. Histopathology of malignancy is invasion of basement membrane. Carcinoma of the cervix is diagnosed by invasion of the basement membrane. A 55-year-old woman with a 3 centimeter right adnexal mass is size and shows feature resembling adrenal cortex. The most reliable indicator of malignancy is invasion. The most diagnostic microscopic criteria for malignant tumor is invasion of adjacent tissues. The most reliable feature that differentiates malignant from benign tumors is invasiveness. A slow growing painless mass in the superficial lobe of the parotid gland with pseudopores and no capsule is likely to be pleomorphic adenoma. The बाज़ दफ़ा इसका आता है, बाज़ दफ़ा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा आता है, ठीक है, जो कि आपके पास इसके साथ है, ठीक है। चलें। The most reliable, अच्छा हो गया हाँ, the most reliable microscopic feature for the diagnosis of a precancerous lesion of cervix uterus is nuclear pleomorphism. A biopsy showing increased nuclear cytoplasm ratio, pleomorphism, and mitotic figures without invasion is carcinoma in situ. Mechanism of tumor metastasis is down regulation of E cadherin. हाँ जी, वो आपने बताया था, E cadherin सेल्स को कनेक्ट करे होते हैं, तो वो जब डाउन रेगुलेशन होती है तो वो टूट के फिर मेटास्टेसिस होती है। यही था ना मैडम? जी, जी, बिल्कुल ऐसे। It इन्वेजन also इधर। it also comes as one of the most important mechanisms promoted tumor metastasis is this degradation of E cadherin. The tumor usually associated with nerve sheath invasion is adenoid cystic carcinoma. A characteristic feature of follicular carcinoma of the thyroid gland is vascular invasion. It also comes as characteristic feature on FNAC of follicular carcinoma of thyroid capsule invasion. Histopathological finding of grade 3 tumor is 50 to 75% undifferentiated. Specific tumor क्योंकि types. ये मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रेड 1 में आपके पास जोन-सा दैट इज़ आपके पास 25, ग्रेड 2 में 25 टू 50, ग्रेड 3 में 50 टू 75 एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एचपीवी वायरस 1618 स्ट्रेन। और फिर आपके पास आता है कार्सिनोमा इन सिटू, जो कि 100% को कर जाएगी कवर, बट इट वुड नॉट इन्वेड द आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जब इन्वेजन आ जाएगा तो कार्सिनोमा इन सिटू इज़ कन्वर्टेड इनटू आपके पास दैट इज़ कार्सिनोमा, तो मतलब मेटास्टेसिस। तो हमने किया था डिस्प्लेज़िया, डिस्प्लेज़िया इज़ इरिवर्सिबल, देन कार्सिनोमा इन सिटू दैट इज़ सॉरी ये रिवर्सिबल है, इट इज़ इरिवर्सिबल, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहेगी और ये 100% सेल को इन्वॉल्व करेगा। जबकि डिस्प्लेज़िया में आपके पास 1, 2 और 3 है, 1 इज़ 25, 2 इज़ 50
3 इज अप टू 75%, और ये 100% करके फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेट करके तो मेटास्टेसाइज कर जाएगा। मेटास्टेसिस में फिर लिम्फेटिक है और हेमाटोजीनस स्प्रेड है, वो फिर अलग अलग है सबका। चलें जी आगे। The tumor usually associated with loose dimples in breast cancer is cancer invasion and fibrosis. It also comes as orange pain appearance in breast cancer is primarily caused by cancer invasion fibrosis. Cervical cancer 3.5 centimeter homolateral lymph node enlarged palpable with suspected metastasis. TNM calcification is T2N1M1. तो इसमें आपको सारा का सारा नहीं, लेकिन फिर भी आप सारी की सारी क्लासिफिकेशन टीएनएम सिस्टम, खास करके कार्सिनोमा सर्विक्स, ठीक है, यूट्रस, ठीक है, इन चीज़ों को लाजमी देखो, और ब्रेस्ट। अच्छा, तीसरी चीज़ ये आ जाती है और प्रोस्टेट, ठीक है। अच्छा, ये जो टीएनएम है ये T2N1M1 ज़्यादातर इसी तरह देते हैं। जो हम प्यूरी ऑरेंज कह रहे हैं इसमें आपका जो इन्वेट करता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, को करता है ये इन्वॉल्व। चले जी आगे, और स्किन को। चले आगे। मैडम मैं लिख रही हूँ। ओके। One of the following tumors usually does not cause distant metastasis: basal cell carcinoma. A 50-year-old female with breast cancer undergoes radical mastectomy and later presents with a lump in the breast. The probable cause is metastasis. A male child with left testes in the mid-inguinal region and right in scrotum is at risk of malignancy. A 45-year-old woman with cervical biopsy showing increased nuclear cytoplasm ratio, pleomorphism, and mitotic figures without invasion, carcinoma in situ. अच्छा Histology डॉक्टर slides साहब, जो show. अभी आपने पीछे सिनेरियो बताया वो दैट वाज ऑफ क्रिप्टोकार्टिज्म, डायग्नोसिस भी बता दो साथ में। साथ में दैट इज डिफेक्ट ऑफ गबर्नेकुलम। गबर्नेकुलम टेस्टिस क्या होता है? नॉर्मली गबर्नेकुलम आपको एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को स्क्रोटल कैविटी में लेकर आता है, और फिर ये रुडिमेंट्री होकर तो इट कन्वर्ट्स इनटू, इसका जो रेमिनेंट है दैट इज स्क्रोटल लिगामेंट। स्क्रोटल लिगामेंट किधर लिखा है भाई ये? वैसे एमसीक्यू जिधर भी लिखा हुआ है ना ये आपके पास स्पेसिफिक ट्यूमर के एंटीसेप्टिक। अंदर टाइप्स के अंदर ना ये फिफ्थ पॉइंट है। इधर से फिफ्थ पॉइंट है ये वाला। ओके। स्पेसिफिक, हाँ जी। ओके, तो यहाँ से आपने ये गबरनेक्यूलम कर लो। गबरनेक्यूलम ये होता है पेरिटोनियल फोल्ड, एक चीज। इट कॉजेज द डिसेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू, डिसेंट के लिए होता है टेस्टिस। डिसेंट नहीं करेंगे तो क्रिप्टोकार्डिज्म लीड्स टू मेलिग्नेंसी, जिसे कहते हो क्रिप्टोकार्डिज्म। और इसका रेमिनेंट इन जो बच्चों में स्क्रोटल लिगामेंट, एंड इन फीमेल इसका अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऊपर पड़ी होती है ओवरीज, नीचे पड़ा होता है यूट्रस, ठीक है। तो ओवरी और यूट्रस, और इन दोनों का कौन सा? राउंड लिगामेंट, ठीक है। ये गबरनेकुलम के रेमिनेंट्स का फेट है। इन मेल स्क्रॉटल लिगामेंट, इन फीमेल राउंड। यूट्रस में, हाँ जी, अपर पार्ट ओवेरियन एंड लोअर पार्ट यूट्रस राउंड लिगामेंट। चलें जी आगे। A 45-year-old woman with a cervical biopsy showing increased nuclear cytoplasmic ratio, pleomorphism, and mitotic figures without invasion, carcinoma in situ. Histological slides show ये भी हो गया. A male child having left testis in mid-inguinal region, right in scrotum, is at risk of malignancy. Carcinoma have following intermediate filament keratin. Keratin carcinoma, decreased keratin is in carcinoma, decreased intermittent filament in carcinoma, cytokeratin, decreased intermediate filaments in muscle is desmin, decreased intermediate filament connective tissue cells is vermentin. Cytokeratin stains for what purposes? Carcinoma. It also comes on staining. Cytokeratin indicates neoplasia. Diagnosis of epithelial tumor is based on the presence of cytokeratin. Cytokeratin staining is useful for determining neoplasms as cancer. Most carcinoma contain which intermediate filament cytokeratin. It also comes as cytokeratin is an example of intermediate filament. In carcinoma, which filaments are present? Keratin. It also comes as carcinoma have the following intermediate filament: keratin. Most common filament in carcinoma: keratin. Most of the carcinomas contain one of the following intermediate filament: keratin. Cytokeratin staining is useful for determining neoplasm as cancer. अभी डॉक्टर साहब हमने जो ये स्टेनिंग की थी जिसमें पीरियोडिक एसिड्स के फॉर ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, ऊपर जो हमने की है जी फैप वाली, ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। अब साइटोस्केलेटन कैरेटिन के लिए दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कैरेटिन पल्स, उसके साथ एसोसिएटेड विमेंटिन, फिर वो मेसेंकाइमल, ये सारी चीज़ें याद करनी है। चलिए आगे। In an experiment, a series of immunohistochemical stains are employed to identify different cellular components. This cytokeratin stain is most likely useful for determining if a neoplasm can be classified as a carcinoma.
Which of the following is a marker of carcinoma? Keratin. Well differentiated squamous cell carcinoma, keratin. It also comes as characteristic feature of squamous cell carcinoma, epithelial nest of keratin. Feature of a well differentiated squamous cell carcinoma, keratin pulse. Muscle has the following descent. It also comes as the intermediate filament present in muscle is descent. A mass lesion in the thigh with polymorphous cells and increased marker is descent. Which intermediate filament is present more in muscle connective tissue is vimentin. A तो जब 49-year-old male कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, मेसेंकाइमल टिश्यू आ जाएगा तो विमेंटिन, और स्पेसिफिकली जब आपके पास ये मसल्स के लिए होगा तो डेस्मिन। ठीक है, चलें आगे। It also comes as the intermediate filament present in muscle is desmin, or which intermediate filament is present more in muscle connective tissue. We maintain a 49-year-old man with a 15 ये भी हो गया। बाकी which is non-malignant hematoma. The ये most कौन से थे? common प्यूर जैगर, इसमें दो थे, हिमाटोमा था और दूसरा क्या था? कोरियोस्टोमा था। ठीक है, हिमाटोमा और हिमाटोमा में प्यूर जैगर था। ठीक है, और दूसरा क्या था डॉक्टर साहब हिमाटोमा वाले टॉपिक में? याद नहीं है। प्यूर सैकर का पता है कि वो पॉलिप्स होते हैं जो आगे टेंडेंसी रखते हैं कैंसर के अंदर कन्वर्ट होने की। तो यार वो तो ठीक हो गया, ये दो पढ़े थे। चलो ओके, आगे चलें। The most common malignant tumor in children is medulloblastoma. The most likely cause of anemia in malignant tumor is hemorrhage. Malignant tumors do not cause anemia by intravascular hemolysis. Which of the following terms refer to a malignant tumor of mesenchymal tissue sarcoma? One of the तो following tumor आपका is निमोनिक था आइस और एसएमएस। आइस से सी से था कार्सिनोमा, ई से था एपिथेलियम, और सार्कोमा था आपके पास एसएमएस, दैट इज मेसेनकाइमल इन ओरिजिन। तो origin. मेसेनकाइम का पूछा और इधर एपिथेलियल पूछता तो आप करते कार्सिनोमा। चलें जी आगे। The most aggressive neoplasm in its behavior is melanoma. Malignant melanoma, xeroderma pigmentosum. Melanoma invades the orbital cavity through a medullary vein. A patient with a history of positive colon cancer was diagnosed with a polyp. Which of the following transform into malignancy? Adenomatous polyposis. Benign tumors. One of the following is a benign tumor. Leiomyoma. Most common benign tumor of pancreas. Cystic adenoma. The most common germ cell tumor of the ovary is benign teratoma. The most common benign tumor in the GIT arises in smooth muscle. Which of the following is a benign tumor Warthin? Most common benign tumor of salivary gland is pleomorphic adenoma. Warthin tumor भी मैडम salivary gland का tumor होता है ना? जी 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 जी। Local malignant tumors. Example of a local malignant tumor is amelioblastoma. A लोकली multinodular. मैलिग्नेंट में ये आपका सीक्वेंस है, बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। ठीक है, जी। और बेसल सेल कार्सिनोमा बॉसी, बॉस इज अपर, तो अपर लिप में होता है ये। ठीक है, चलें आगे। A multinodular radiolucency on a radiograph from the mandibular molar area is pathognomic for amelioblastoma. A patient with a circumcised renal mass with variated appearance, renal cell carcinoma, hematoma is defined as mass of mature disorganized tissue indigenous to that organ. The tumor usually associated with nerve sheath invasion is adenoid cystic carcinoma. एक सेकंड डॉक्टर साहब, Changes. ये जो अब आपने किया था ना कि मैंडिबुलर रीजन, तो हमेशा याद रखना है एम्ब्लियोब्लास्टोमा का जो है दैट इज अपना मैंडिबल। एक आपके पास ऑर्गेनिज्म है वायरल, एप्सिन बार वायरस, उसका भी मैंडिबल के साथ आता है एमसीक्यू। ठीक है, कि वो जो ड्रेनिंग एब्सेस ये वो उसके साथ एप्सिन बार वायरस आएगा। ठीक है, जो कॉन्डिलाइड प्रोसेस ऑफ द टीएमजे जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस। तो एक मैंडिबल के साथ एम्ब्लियोब्लास्टोमा, दूसरा मैंडिबल के साथ अगर वायरस पूछेगा तो आपका एप्स्टीन बार वायरस। ये मैंडिबल का भी एक टॉपिक बनाकर तो उसके साथ लिख लो। ठीक है, अच्छा जी, चले अब आप ये बताएं। Change in size, shape, and polarity is dysplasia. Dysplasia, pleomorphism, abnormal proliferation of cell with loss of size, shape, and orientation. Carcinoma in situ, pre-invasive. Neoplastic cells have not invaded the intact basement membrane, increased nuclear to cytoplasmic ratio, and की clump पॉइंट इज chromatin. डो नॉट इन्वेड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन्वेसिव कार्सिनोमा। Cells have invaded basement membrane using cholineases and hydrolysis, metalloproteinases. तो Cell-to-cell इसमें cell. आपके पास सीक्वेंस था मेटालोप्रोटीनेजेस नॉट माइलोप्रोटीनेजेस, देन कोलेजिनेजेस, देन आपके पास इलास्टेजेस, और फिर आपके पास एज से हाइड्रोलेजेस। तो ये सीक्वेंस में ये बेसिकली इन्वेट करेंगे, आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर कार्सिनोमा इन्वेट कर जाएगा। चले आगे, मेटास्टेसिस। Spread to distant organ by lymphatics or blood. और और Dysplasia ब्लड से and कौन कौन से और थे आपके पास? थायराइड, बेटा वो थायराइड था। फिर आपने बताया था पेपररी थायराइड था था, इसका। फॉलिकुलर। फॉलिकुलर। हाँ बाकी जी, वो भी था फिर आपके प्लियोमोर्फिक। रीनल सेल, हेपेटोसेलुलर,
और साथ में आपके पास है कोरियो कार्सिनोमा। ठीक है, चलिए आगे। Dysplasia is mainly seen in epithelium. The characteristic feature of dysplasia loss of clarity and architecture. It also comes as change in shape, size, and polarity occurs in dysplasia. Reversible disorderly maturation with variability in size, shape, and polarity of cells is known as dysplasia. Feature of dysplasia loss of clarity and architecture. A sequence of epithelial metaplasia to dysplasia and to carcinoma in situ would be most characteristic for human papilloma infection of the uterine cervix. It also comes as the most important etiological agent for the development of dysplasia in cervix is HPV. A patient diagnosed on pap smear as dysplasia with nuclear chromasia and coilocytes. The virus involved is HPV. A 40-year-old woman diagnosed with dysplasia on pap smear showing nuclear chromasia and coilocytes. The virus likely involved is HPV. मैडम ये HPV की कौन सी स्ट्रेन थी 16 और 18? जी जी, मैंने लिख दिया ऊपर जी। मैंने अपडेट किया ठीक है पैप्समियर ऑफ एन 18-year-old girl showed mild dysplasia in the cervix which grade it is carcinoma CIN1. एंड पैप्समेयर इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, जी एग्जाम्पल आती है ये भी। चलें जी आगे। It also comes as pap smear finding large nuclei present. Advised to do pap smear after 6 months dysplasia. A female with infection of HPV come after 2 years. Her pap smear shows prominent nuclei increase in nuclear size. Diagnosis dysplasia. A pap smear of a young female patient shows evidence of human papilloma of infection. After 2 years, the pap smear shows epithelial cells with enlarged nuclei and prominent nucleoli. The process likely in this patient dysplasia. A patient called for follow-up pap smear showed atypical giant cells with nuclear chromasia and chyliocytes, which condition is the patient likely to suffer from dysplasia. A patient with cervical dysplasia is suspected to have cervical cancer. Which of the following tests is advised initially that is easily performed, useful, safe, and cost-effective? Pap smear. The usual site of fibrous dysplasia is maxilla. A 45-year-old woman with extreme hypertension and bilateral small kidneys at autopsy likely had fibromuscular dysplasia. ये फिब्रस डिस्प्लेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, सॉरी, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में भी करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपके पास ना वो अपीयरेंस आती है, अब वो कॉबल स्टोन है या कौन सी अपीयरेंस है तो वो देख लेना। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आगे। स्क्रीन शो हो रही है ना डॉक्टर मेहदीन? जी मैडम जी चलिए आगे। Cervical dysplasia caused by multiparity. Most common cause of cervical dysplasia is HPV. व्हाट इज Most common cause मल्टीपैरस वुमेन? हु इज मल्टीपैरस वुमेन? जिनके ज्यादा सारे बच्चे हो. जी, हु हैज गिवन बर्थ टू मेनी चिल्ड्रन। ठीक है, Most common चलिए। cause of cervical metaplasia, multiparity failure rate of intrauterine copper device is less than 1%. The most common complication of IUCD is irregular vaginal bleed, ये sometimes अक्सर irregular. ये अक्सर बच्चों का मिक्स हो जाता है, तो ये याद रखना है। कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया लीड्स टू डिस्प्लेजिया लीडिंग टू कार्सिनोमा सिन। ठीक है, दैट इज मल्टीपेरस इज ग्रेटर देन आईयूसीडी, और आईयूसीडी का सबसे लीस्ट फेलियर रेट है। ठीक है, और आईयूसीडी का अपना क्या कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे दैट इज इरेगुलर वेजाइनल ब्लीड। जी चले, अब ये परुलेंट वाला पॉइंट कंप्लीट करें। Most radiosensitive, sometimes intraocular vaginal bleed option is not given, so go for purulent vaginal discharge. Most ठीक है, radiosensitive tumor structure are lymph nodes. Most common radiation-related brain tumor is meningioma. Questions about cancer arising after radiation. Another question is frequently asked about sensitivity of cancers when treated by radiation. In that case, it's lymphoma, seminoma, cholangiopharyngioma, glioma. Hence, read the अच्छा, stem carefully. इधर बेसिकली लिम्फोमा, सेमिनोमा, फिर ब्रेन स्टेम ग्लायोमा और फिर क्रेनियोफेंजियोमास हम करते आए हैं। सीक्वेंस भी यही है, आई डोंट नो रफ़ी ने ये क्यों लिख दिया है, बट खैर। तो लाड़काना सुई गैस कंपनी, ग्लायोमा में भी बेस जो आपके पास है ब्रेन स्टेम ग्लायोमास। लिम्फोमा की जगह अगर उसने लिम्फ नोड का ट्यूमर लिखा हुआ तो दोनों सेम चीज़ें हैं। चलें जी आगे डॉक्टर साहब। Most radiosensitive tumor in order are lymphoma, seminoma, cholangiopharyngioma, or glioma. Most जी, radiosensitive tumors and seminoma radiation usually cause cancer after 10 years. Most sensitive to radiation is lymph node. Ionizing radiation in bomb blast will most likely cause leukemia. Which of the following system is most commonly affected by radiation? Hematopoietic. A known papillary tumor female recently diagnosed come to your OPD with no previous history or cause. What is the most likely risk factor causing the tumor? Radiation in childhood.
A patient underwent radiotherapy as treatment process for carcinoma. He presented few days later with skin ulceration and fibrosis. Causes desquamatation. Staging for any malignancy is done to see extent of spread, grading, differentiation, and mitotic activity on histology staging, degree of localization, and spread. To know the degree of differentiation, which of the following is done? Grading. Grading of a tumor shows nuclear differentiation. Grading of a tumor means degree of differentiation or anaplasia. Grading in cancer determines number of mitotic division in cancerous cell. Staging is a method of determining spread to the other area. Staging for any malignancy is done to determine extent of spread. A cervical tumor of mass 3.5 centimeter, ipsilateral cervical node enlarged and mobile with suspended metastasis involving distant organ as well. What is the staging? T2N1 M1. Most helpful prognostic indicator of carcinoma colon. Staging of disease. Staging of malignant tumor depends on extent of invasion. Staging showing extent of division. Smoker with डॉक्टर known साहब अब healing. हमने जो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन में एनाप्लेजिया है तो बेसिकली एक होता है लो ग्रेड, एक होता है हाई ग्रेड। हाई ग्रेड जो सा है दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड इट इज एनाप्लेजिया। लो ग्रेड आपके पास फिर भी जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया इज डिटरमिन्ड बाय ग्रेडिंग एंड माइटोसिस, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन इन कैंसर सेल। जबकि स्टेजिंग का मैंने आपको बताया था कि आपके पास होगा प्रोग्नोसिस, साथ में था आपके पास स्प्रेड, साथ में था आपके पास ये टीएनएमएस पिस बताया था ना, इन्वेजन, ठीक है, और पीआईएस, ठीक है, ये उसके साथ है। चलें जी आगे। Smoker with known healed raised irregular border also on lower lip with pale margins. Diagnosis squamous cell carcinoma. Basal cell carcinoma is boss present on upper lip. Squamous cell carcinoma is secretory so present on lower lip. Lower lip is derived from mandibular prominence. Most common intraoral site of basal cell carcinoma is buccal mucosa. A 20-year-old boy present with a bald patch on scalp since birth. On examination, there is a yellowish patch with smooth, velvety surface. Histopathology revealed epidermal papillomatrix and numerous sebaceous glands situated in a high level in the dermis. Serious complication of this lesion are basal cell carcinoma. Which eye tumor has the least potential to metastasize basal cell carcinoma? The commonest type of basal cell is nodular. Low dose estrogen pill causes hepatic adenoma. ये आपने बताया था कल. जी जी। If as estrogen containing OCPs increased risk of thromboembolism is greater than breast carcinoma. If as high estrogen containing OCPs increased risk of endometrial cancer. If as low estrogen containing OCP increased risk of hepatic adenoma. Non-contraceptive benefit of contraceptive pills, prevention of ovarian cancer, prolonged exposure to estrogen increased risk of thromboembolism. बाकी आपने मैडम वो बताया था कि हाई जो डोज होती है उसके अंदर वो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, मॉडरेट के अंदर जो है वो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है और लो के अंदर हेपेटिक एडिनोमा है। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा गलत कर गए हो। जो आपके पास हाई डोज है ना, ठीक है, एस्ट्रोजन, दैट कॉजेज आपके पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और जो मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड, ब्रेस्ट इज अ हम्म मिक्स्ड टिश्यू, नॉट अ यूट्राइन टिश्यू, तो दैट हम्म इज आपके पास वो करेगा ब्रेस्ट कार्सिनोमा। मिक्स्ड इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, हाई इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, लो इज हेपेटिक एडिनोमा, ठीक है। और ओ अगर रिस्क का पूछेगा एस्ट्रोजन ओसीपी पिल्स के साथ लॉन्ग टर्म यूज के साथ रिस्क का ऑफ डेवलपिंग, तो आपने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करना है। खैर इधर तो साथ में कार्सिनोमा ब्रेस्ट भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। चले okay. आगे। A postmenopausal woman taking estrogen for prevention of osteoporosis, she is at high risk of thromboembolism. A woman taking HRT for 10 years gives history that her sister died of breast cancer. She is at risk of developing breast cancer. A female taking अगेन estrogen एचआरटी therapy. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। G. A female taking estrogen therapy to relieve postmenopausal symptoms will likely have increased risk of thromboembolism. Prolonged use of estrogen will increase risk of thromboembolism. Prolonged long risk of estrogen uses DVT. Increased risk of thromboembolism is greater than breast carcinoma. Common complication of estrogen therapy is thromboembolism. Low complication of estrogen use is DVT. A postmenopausal woman 5 years presented with bleeding. Ultrasound shows the endometrial thickening more than 12 millimeter. Most likely diagnosis endometrial carcinoma. Female taking estrogen therapy to relieve postmenopausal symptoms will likely to have increased risk of thromboembolism. Most serious complication of estrogen in postmenopausal women is endometrial carcinoma. Mechanism of action is of OCPs inhibit FSH. The non-contraceptive benefit of contraceptive pill is the prevention of ovarian cancer. डॉक्टर साहब एक सेकंड चलेगा। अब ये देखो पोस्ट मेनोपॉजल में आपने बताया, तो इसमें मेनोपॉज में आपके पास यूट्रस की क्या हो रही होती है, साइज छोटा हो रहा है, एट्रोफी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। बट उसमें आपके पास नॉर्मली अगर एक नॉर्मल साइक्लिकल भी आओ तो 4 to 5 mm आपके पास थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की।
एक अच्छी प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास अर्ली ट्राइमेस्टर में 12 mm से 15 mm तक आपका होता है एंडोमेट्रियल थिकनिंग अंडर द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 12 आपके पास पोस्ट मेनोपॉजल, तो इट इज लाइक यहाँ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। हाइपरप्लेजिया लीड्स टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीड होगा। अच्छा, इसके बाद आगे जो आप इधर कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी, तो ओसीपी क्या है, ये आपके पास फॉलिकल है, ये मैच्योर हो रहा है, उसके बाद आपके पास एस्ट्रोजन आना है, उसने फिर आगे इसको इनहिबिट करना है एफएसएच को। जब ये 20 mm मैच्योर साइज हो जाएगा, फिर एक एलएच सर जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगी और फिर प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, वो इसको करेगा मेंटेन। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये एफएसएच को ही इनहिबिट कर देता है, जैसे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो नेगेटिव फीडबैक से ना, तो ये ओसीपीज वैसे ही आपको इनहिबिट कर देते हैं और फॉलिकल ही नहीं बनने देते। सेम इज द मैकेनिज्म इन केस ऑफ आपके पास प्रोलैक्टिन, वो भी इनहिबिट कर देगा जीएनआरएच को, वो इनहिबिट करेगा एफएसएच और एलएच को, और वो कर देगा आपके पास एन ओव्यूलेशन। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है आपके पास जो मीनोपॉजल वुमेन है जिसमें फ्लशिंग है सब कुछ, क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो रही होती है। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनके एचडीएल कम हो रहे होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा हो रहे होते हैं। एक चीज, दूसरी चीज है पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर वुमेन्स के अंदर आप मुझे याद नहीं आया मैं क्या बताने लगी थी। ओ हाँ, याद आ गया। तो ऐसी खवातीन के अंदर आपके पास एफएसएच और एलएच के लेवल ज्यादा होते हैं और एस्ट्रोजन के लेवल कम होते हैं। एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक से इसको इनहिबिट करना है, एस्ट्रोजन ही नहीं है तो एफएसएच ज्यादा होगा। अब जो हमारे पास खवातीन है ना जो कि अर्ली ऑनसेट ओवेरियन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, जिन्हें पीएमओएफ, ठीक है, तो उनके अंदर भी ये पिक्चर आती है, ठीक है। एसओ में ओवेरियन रिजर्व भी कम होते हैं, मतलब अगर आप ये फॉलिकल देख रहे हो, ओवरीज देख रहे हो, तो इसमें आपके पास ये जो पेरिफेरली प्लेस्ड फॉलिकल्स है, लेट्स सपोज 12 to 15 इस साइड पे, 15 to 18 इस साइड पे नॉर्मल होगा एट द एज ऑफ 20, और 28 कर लो, ठीक है। मगर ऐसी खवातीन के अंदर आपको एक दो और वो भी ओवरी का वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। ओवरी के अंदर फॉलिकल रिजर्व्स भी कम होंगे और इनका जो साइज है वो भी कम होगा, मेच्योर साइज नहीं होगा। और एएमएच एंटी मलेरियन हार्मोन, दैट इज द बेसिकली रिजर्व ऑफ ये जो है ओवरीज के फॉलिकल्स, वो भी आपके पास कम होंगे, जो कि नॉर्मली आपके पास 40-45 की एज में ऑलमोस्ट 0 पॉइंट मतलब 1 से कम हो जाते हैं, ठीक है। वो आपको इसमें जीरो, मेरे पास एक पेशेंट आई थी डायडेल्फिस यूट्रस के साथ, शी वाज फ्रॉम कोयटा एंड शी केम हियर फॉर कंसीविंग प्रोसेस, ठीक है। फिर मैंने उन्हें हेयर मेडिसिन और टैबलेट्स और सब कुछ, हालांकि मैंने उसको बताया था बाद में कि भैया आपका जो है ना सबसे ज्यादा है ये अर्ली मिसकैरेज का, इवन प्रीमेच्योर बर्थ का, क्योंकि 2 यूट्रस हैं और वो कॉर्नुआज उनके बेसिकली कॉन्जॉइंट टाइप के थे, ठीक है। खैर ज्यादा उसमें नहीं गई, शी कंसीव्ड एक्चुअली, ठीक है, बट फॉलो अप पे रही। मैं तो मेरे पास नहीं रही, उसने पोस्टिंग थी उसकी, शी केम हियर फॉर लाइक 7 to 8 days की ट्रीटमेंट पे, तो वो फिर चली गई यहाँ से आगे जहाँ भी उसकी पोस्टिंग थी, एंड उसको फिर अर्ली मिसकैरेज हो गया। कैरियर टाइपिंग तक उन्होंने उसकी की हुई थी जस्ट टू डिटेक्ट के डायडेल्फिस यूट्रस, जिसमें भी जिन भी सिंड्रोम्स में आते हैं, इधर शी इज द स्यूडो hermaphrodite और नॉट, या जो भी उन्होंने कैरियर टाइपिंग है, शी वाज अ फीमेल, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपके पास ये एंड तक चलेगी, ये कॉन्सेप्ट होगा, दिस कॉन्सेप्ट लाइज इन आपके पास mechanism of menstruation, mechanism of menopause and mechanism of normal जो पीसीओएस के साथ एबनॉर्मेलिटी और इनफर्टिलिटी के साथ, ठीक है। चलें, ये बस आपकी क्लिनिकल के लिए भी था जी, आगे चलें। और ये नॉन बेनिफिट यूज दिस इज द आपके पास ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए प्रिवेंशन के लिए जी, चलें आगे। Which of the following chromosomal translocation is associated with Philadelphia chromosome 9 and 12? 22, Remember, 22, so 22. इसको भूलना Uh, नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 9, 22, ठीक है। translocation 8 or 14, Burkitt lymphoma, CMCY activation, T922 Philadelphia chromosome CML, BRCABL hybrid, T1418 follicular lymphoma BCL2 activation, T1517 M3 type of AML. एएमएल की Philadelphia, टाइप 3 में हमने ट्रीटमेंट में कौन सा पढ़ा था, विटामिन? uh, वो acute myeloid विटामिन सी, नो, वो हाँ वो माइलोब्लास्टिक था। इसमें क्या था एक्यूट एएमएल में? वो क्या कहते हैं विटामिन ए। ए, ठीक है, चले आगे।
Old patient with raised absolute WBC count, what would you prefer? Bone marrow aspiration. Note that aspirates have a high specificity. Its sensitivity depends on the disease. Biopsy is mandatory in most cases. मैडम ये बहुत लंबा है. अच्छा अभी भी है? अभी भी 2-3 सफ़े हैं. एक सेकंड है पता लगा ना कितना मुश्किल है भाई पढ़ाना. बस हो नहीं जाती नहीं है. मुझे तो भूख लग गई है. हाँ, आप अभी खा भी रहे हो, आवाज आ रही है अच्छा चलो मैं पढ़ती हूँ, आप खाओ ठीक है, इधर से मैं कराती हूँ, आप उतनी देर इसको खत्म करो जो आप खा रहे हो. अच्छा पेशेंट है विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेटिकिया, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है, अल्सरेशन लोअर लिप विद पेरेस्थीसिया इज लाइक जो सेंसेशन कम है, विद फुल ब्लड काउंट, बोन मैरो बायोप्सी. तो दिस इज व्हाट ल्यूकीमियाज, पैनसाइटोपेनियाज, और इस तरह से बेसिकली प्रेजेंट करते हैं पेटिकियाज, ब्रूसिंग, एनीमिया. अच्छा 60 ईयर है पेशेंट है, 8 मंथ हिस्ट्री, एच बी आपके पास क्या है, मेच्योर लुकिंग. देखो जब भी आपके पास कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, एक तो 60 ईयर का है बंदा, दैट इज हैविंग 8 मंथ हिस्ट्री ऑफ लो एचबी, और ये देखो मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स, CLL. ठीक है, इसको भूलना नहीं है. और इसी तरह के ये स्नैरियोज देते हैं. और WBC काउंट देखो कितना ज्यादा हुआ है. ठीक है, तो इसमें WBC काउंट ज्यादा है. बाबा जी है लिम्फेडिनोपैथी है जनरलाइज्ड, और साथ में HB लो है, और साथ में मेच्योर सेल्स, CLL. हम L और M को मिक्स कर देते हैं, जबकि लिम्फोसाइट और माइलोब्लास्ट है लीनिएज. जबकि मेच्योर और इमेच्योर की डिपेंड करते हैं कि ये जो लीनिएज है लिम्फोसिटिक वो मेच्योर हो गई है इमेच्योर. अगर तो 60 साल का बाबा है वो मेच्योर है, CLL. ठीक है, उसकी लात टूटने वाली है, CLL लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. पेशेंट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पिटिकिया, ब्लीडिंग है, गम्स है, अल्सरेशन है लोअर लिप पे, पैरास्थीसिया है, एडवाइस फॉर ब्लड काउंट, बोन मैरो बायोप्सी, तो दैट इज ल्यूकीमिया. ट्रांसलोकेशन T814 इज दैट सी माइक इज ऑलवेज विद बर्केट लिम्फोमा, EBV वायरस. ठीक है, मेल है आपके पास सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, आपके पास बर्केट लिम्फोमा 840. क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है फॉलिकुलर फॉलिकुलर, F से फॉलिकुलर, F से 14, F से हर 14 और 18 तो नहीं है, 14 18. ठीक है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन AML, अमल का दिन होता है 8-21. ये मेरा एग्जाम था 21/8 को ना पिछले साल, तो मैंने अमल का दिन इस तरह याद रखा था 21/8. अच्छा चलो खैर मेरा पास नहीं हुआ था वो. 922 ट्रांसलोकेशन इन CML, 821 इज 8-21 इज अमल का दिन. 50 ईयर है, HB 8.2 है, WBC है, प्लेटलेट काउंट है आपके पास रेस्ड, मैसिव मैसिव स्प्लीनोमेगाली देखो हॉलमार्क्स हैं. उस दर मेच्योर सेल्स है ल्यूकीमियाज में, CLL में, जबकि CML में और लिम्फेडिनोपैथी है, और CML में आपके पास दैट इज कैच पॉइंट इज मैसिव स्प्लीनोमेगाली है. ठीक है, ठीक है, 10 तक पेल्पेट हो रही है. पहले पेरिफेरल में मल्टीपल इमेच्योर माइलोब्लास्ट. इधर आपके पास CML है ना, M इज माइलोप्लास्टिक, उधर लिम्फोसिटिक है मेच्योर, और इधर आपके पास माइलोप्लास्टिक है इमेच्योर. ठीक है, एंड एज इज 50 ईयर. अच्छा चलो दिस इज 922 साइटोजेनेटिक एनालिसिस. सेल ऑब्टेन थ्रू बोन मैरो एस्पिरेशन, 52 ईयर मेल है आपके पास, WBC 189,000 है, तो स्प्लीनोमेगाली ये 922. हॉजकिन लिम्फोमा बेसिकली आपके पास हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन. ठीक है, ये भी अपसीन के साथ आता है. इसमें आपके पास क्या है, रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स पॉजिटिव होते हैं, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. अक्सर वो MCQ में देगा और कहेगा जी हॉजकिन लिम्फोमा है, रीड-स्टर्नबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है आपके पास, उसके अंदर जो उनसे CD15 एंड CD13 वगैरह है. ठीक है, तो आप बताओ ये इसको क्या डायग्नोसिस है, दिस इज द हॉजकिन लिम्फोमा. फिर उसमें ना उसने मजीद इसको एक्सटेंड किया होगा, उसमें वो कहेगा जी आपके पास रीड-स्टर्नबर्ग है, मोस्ट कॉमन है, फाइब्रोटिक बैंड है, और एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, दैट इज आपके पास नोड्यूलर. ठीक है, FNAC कर लो, F से फाइब्रोटिक बैंड, N से नोड्यूलर टाइप. ठीक है, AC लाइक आपके पास FNAC एक नॉर्मल प्रोसेस है वो बोन मैरो एस्पिरेशन का. मिक्स सेलुलैरिटी में फिर क्या आपके मतलब बायोप्सी का. अच्छा मिक्स सेलुलैरिटी सेकंड मोस्ट कॉमन है. मिक्स सेलुलैरिटी में आपके पास है कि रीडस्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं आपके पास, लेकिन फाइब्रोटिक बैंड्स नहीं है, और इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है. लिम्फोसिटिक रिच, देखो रिच है ना मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, मतलब बहुत बड़ा दिल है उसका. ओल्डर मेल्स में रीडस्टर्नबर्ग है, एबंडेंट लिम्फोसाइट्स है, और गुड प्रोग्नोसिस है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन है. ठीक है, अच्छा जी लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड दैट इज कम है, मतलब इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है. ठीक है, मरने वाला हो गया. ओल्डर मेल है, रीस्टर्न
डिफ्यूज फाइब्रोसिस, इसमें डिफ्यूज फाइब्रोसिस है। बैंड्स नहीं मिल रहे बल्कि इट इज डिफ्यूज एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस। लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंस, तो पी से प्रीडोमिनेंस, पी से पॉपकॉर्न सेल्स, और सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोग्नोसिस इज ऑफ पॉपकॉर्न। अच्छा, इसमें मैंने बैग और PNR क्या लिखा हुआ है कि बेस्ट है आपके पास प्रोग्नोसिस एंड प्रीडोमिनेंस ई, फिर मैंने आपके पास लिखा हुआ था कि ई से क्या था भाई, एंड बैग PNR रिच डिप्लीटेड नॉड्यूलर। नॉड्यूलर में अब आपके पास एन में क्या है, नॉड्यूलर में ई से है आपके पास एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, और आर, आर इज रिच, रिच इज आपके पास गुड प्रोग्नोसिस, पैग PNR, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा इज नॉड्यूलर स्क्लेरोसिस। सिनेरियो ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा विद लेक्यूनर सेल्स, लेक्यूनर हमेशा नॉड्यूलर के साथ है। पैगन वाला, ठीक है, PNR वाला ई से आपके पास एक्सलेंट प्रोग्नोसिस, और आपके पास इसमें क्या होगा, एल से लेक्यूनर, ठीक है। अच्छा जी, हॉजकिन डिजीज टाइप विच बेस्ट प्रोग्नोसिस लिम्फोसिटिक प्रोडोमिनेंस हॉजकिन लिम्फोमा है। सुप्राक्लेविकल lymph nodes and mediastinal lymph nodes on the same side of the diagnosis. What is the stage? That is 2A। अब आपने हॉजकिन लिम्फोमा की चौथी पांचवी असाइनमेंट केस की आपने ना वो बताना है एक कि कितने लिम्फ नोड्स एक साइड के, कितने ऑपोजिट साइड के, कितना डिस्टेंट में इसकी स्टेजिंग किया है, ठीक है। अच्छा, रिटर्नबर्ग विद मिक्स सिमिलैरिटी इंडिकेट्स हॉजकिन डिजीज। चाइल्ड आपके पास फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी, पेरिफेरल स्मेयर में आपके पास एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं और विद बायलैटरल इनलार्ज सेल्स विद ग्रेन्यूल्स। जब भी CD1530 है तो आपने हॉजकिन लिम्फोमा और रिटर्नबर्ग सेल्स, ये जो आपके पास एटिपिकल लिम्फोसाइट्स और बाय न्यूक्लिएटेड, ये सारा फीचर आपके पास रिटर्नबर्ग सेल्स का है। पेशेंट है हॉजकिन डिजीज है, फीवर है, नेक रिजिडिटी है। CSF पे आपके पास ग्रोथ पे फंगस है। जब भी आपके पास फंगस की बात करेगा मतलब कि डेवलप है, ये बेसिकली आपके पास मेनिंजाइटिस की बात करें तो क्रिप्टोकोकस और नियोफॉर्मिस की बात करेगा, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। अच्छा, और ये इसका एक फीचर होता है दैट इज हॉलो, हॉलो दिखाता है ये। एक होता है क्रिप्टोस्पोरेडियम, ये HIV वालों में करता है आपके पास डायरिया, डायरिया, और वो भी कौन सा, डोनट शेप ऑर्गेनिज्म है, स्पोर्स है इसके। अच्छा जी, मेल है आपके पास, फीवर है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, डायग्नोसिस केस ऑफ बर्कर्स लिम्फोमा, तो दैट इज 814। पेशेंट HIV है, 10 ईयर है, एब्डोमिनल आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है, पेन है, और आपके पास कौन सा मैस है, इंटेस्टाइनल मैस है, तो वो इनफिल्ट्रेटिंग इन्वेडिंग ट्यूमर है, तो लाइकली इज बी सेल लिम्फोमा। इंपॉर्टेंट इज जब आपके पास HIV के साथ ऑब्स्ट्रक्शन, पेन और साथ में infiltrated invariant tumor that is B cell lymphoma. Most likely diagnosis with numerous crowded follicles of small monomorphic lymphocytes in cervical lymph nodes biopsy. तो बेसिकली जब आपके पास न्यूमरस क्लाउडी, ठीक है, दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। हमें पता है कि जब सेल की एक्स्ट्रा डिवीजन होगी रेपिटेटिवली और मल्टीपल, तो दैट वुड बी पुअरली डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड का, ठीक है। अच्छा, इन हॉजकिन डिजीज स्प्रेड टेंड टू बी कॉन्टेजियस एक्सटेंशन, तो ये एक एक्सेप्शनल है कॉन्टेजियस हॉजकिन में, ठीक है। मैडम मैं आगे स्टार्ट कर देती हूँ. ओके। It is also asked that regarding Hodgkin lymphoma, true is contagious lymphatic spread. CSF examination is important to rule out lymphoma. Histologically, lymphoma is diagnosed by immunohistochemistry. In Hodgkin lymphoma, the malignant cell is Rhine-Steinberg cell. Histologically, lymphoma is diagnosed by immunohistochemistry. CMYC gene disruption is associated with Burkitt lymphoma, CMYC Burkitt, NMYC neuroblastoma और LMYC small lung cell carcinoma. मैडम ये आपने बताया था पहले. जी Burkitt जी। lymphoma oncogenesis by EBV is via proto-onco gene CMYC amplification. It also comes as CMYC Mike gene translocation is seen in Burkitt lymphoma. A 30-year-old female with a neck mass diagnosed as high-grade B lymphoma with C Mike translocation. Virus involved is Epstein-Barr virus. Translocation of T814 involves C-Mike gene results in Burkitt lymphoma. Neuroblastoma tumor is characterized by amplification of the N-Mike oncogene. It also comes as N-Mike gene mutation is associated with neuroblastoma. Which amongst these is a childhood tumor with gene amplification, neuroblastoma? A 3-year-old male child presented with a large intra-abdominal tumor. FNA revealed a small blue cell tumor of childhood. Urinary catecholamine level was high. The most likely tumor is neuroblastoma.
A characteristic feature of neuroblastoma is increased secretion of catecholamines in urine. Familial adenomatous polyposis (FAC) is due to APC gene defect. Having its own particular type of formation, spherical mass of hard tissue fused to the root of a tooth, cementoma. Which of the following is similar to Kaposi sarcoma histologically? Basilarity angiomatosis. Remember about the malignant vascular tumors, angiosarcoma, malignant endothelial tumor. It is associated with toxic exposure to arsenic or the radioactive diagnostic agent thorium dioxide, thorotrust. Polyvinyl chloride is specifically associated with angiosarcoma of the liver. It may rise in the skin of the breast following radiation therapy for breast cancer. Kaposi sarcoma is a malignant vascular tumor associated with HPV-8, also called Kaposi sarcoma herpes virus. Epidemic Kaposi sarcoma occur as a component of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Exposure to vinyl chloride associated with which of the following: hepatic angiosarcoma, most common skin tumor associated with HIV is Kaposi sarcoma. A 30-year-old man has increasing dyspnea with peripheral edema worsening for the past 2 years. On physical examination, he has diffuse crackles, auscultated on both lungs. His chest radiograph shows that the heart nearly fills the chest. A chest CT scan demonstrated 10 centimeter mass involving the right ventricle that appears to have areas of hemorrhage and necrosis with it. Which of the following neoplasm in this man most likely to have? Angiosarcoma. Diagnosis of a homosexual man with elevated brown skin lesion in HIV positive partner. Kaposi sarcoma, which of the following is similar to Kaposi sarcoma histologically, basically angiomatosis. A newborn was noticed to have bluish swelling on his face. The possible diagnosis is hemangioma. Hemangioma or angioma, malformation of a large vessel. It is the most common tumor of infancy, responsible for the port wine stained birthmark. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, Osler Weber Rendu. It is an autosomal dominant condition characterized by localized dilation and convolution of venules and capillaries of the skin and mucous membrane. It is often complicated by epistaxis or gastrointestinal bleeding. A 10-year-old has a nodule on the skin of her upper chest for many years and it has not changed in size. On examination, it is a zero point 0.3 centimeter dark, non tender raised nodule with a smooth surface. The most likely diagnosis is hemangioma. What is the most likely diagnosis for swelling on the forehead having blood vessel and lymph in it? Hemangioma. With regard to strawberry type hemangioma, one of the following statements is correct. Mostly regression before 5 years of age. चले खत्म हो गया ना खत्म डॉक्टर हो गया मेडीन? जी अच्छा मैडम. डॉक्टर मेडीन, अब सिर्फ रह गए हमारे फर्स्ट एड के ना ये वाले टॉपिक्स, ठीक है? ये मैं आप लोगों को ल्यूकीमियाज, ठीक है, लिम्फोमाज, हॉजकिन यहाँ से एक दफा रीड करा दूंगी मैडम ये ताकि उन्हें आपको। नहीं करवाना हमें डॉक्टर समिया ने आज. डॉक्टर समिया ने ना आपको करवानी है हेमाटोलॉजी का माइक्रोसिटिक एनीमिया। वो शायद अच्छा. टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, बट ये ल्यूकीमिया वो भी मतलब लाइक अभी वो तो स्टार्ट कर रही है ना, मैंने तो अपना ये कंप्लीट कराना है ना ये वाला टॉपिक, ठीक है? एक ये चीज है, दूसरा है आपके पास ये वाला पढ़ लिया था आपने, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है? ये सिस्टम्स के जो उनसे कार्सिनोमास थे, सही है, बट इसको एक दफा लाजमी अपने तौर पे देख लेना ये, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको बस पढ़ लेना भाई एक दफा। तो ये मेरा ख़्याल है मैं नहीं करा सकूँगी आपको, इसलिए मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दी है, ठीक है? ओके. इसमें मतलब ठीक है. बड़ा कॉन्साइज़ से सारे ना लिखे हुए हैं, ठीक है? इसमें भी अभी मैं हॉजकिन और नॉन हॉजकिन पे थी, इसमें ल्यूकीमियाज़ बहुत अच्छे एक्चुअली लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है? ये यहाँ से पढ़ लेते हैं. हाँ जी. हाँ, तो ये यहाँ से कर लेना और नहीं फर्स्ट एड से भी करना है, ये अपने तौर पे यहाँ से कर लेना और फर्स्ट एड से फिर मैं आप लोगों को करा दूँगी, तो रात पढ़ कर आना ताकि इसमें टाइम नहीं लगे, ठीक है? तो चलो अभी रात वाली क्लास रात दोबारा लेंगे आप क्लास.